क्रैब्स साइकिल का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, और साथ में पढ़ा था कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जो है वो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हमारे पास क्या होता है एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे है टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस में जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस से। जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो होता है हमारा कहाँ पे होता है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है हमारा कहाँ पे, इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप, और आपके पास टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं। किसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हमारे पास जो एक्चुअली जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में एक सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकती हूँ कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, बर्निंग ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, है ना, टू रिलीज द एनर्जी। बर्निंग ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज द एनर्जी, उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, जैसे आपको बताया कि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो उसमें जो ग्लूकोज है या जो फूड है वो 3 स्टेप्स में जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो पहला स्टेप उसमें होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो होता है हमारे पास कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में, आपको बताया। और आपके पास दो मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, पायरुविक एसिड के। इसके अलावा एटीपी बनता है, NADH2 बनता है, और वाटर बनता है। तो दो मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं आपके पास पायरुविक एसिड के, इसके अलावा एटीपी, NADH2, वाटर, इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ, उसके बाद ना जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म्ड वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और होता क्या है कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं NADH2 के और जो दो मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, वो इस प्रोसेस में रिलीज होते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कितने मॉलिक्यूल NADH2 के जो है वो आपके पास जो है कितने मॉलिक्यूल्स NADH2 के हमारे पास वहां पे जो है रिलीज होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो CO2 है, ठीक है, वो हमारे पास इस प्रोसेस में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, तो उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप है, ठीक है। देन ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। पहला MCQ ये बन जाता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये। दूसरा, इसमें जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके पास किसके, पायरुविक एसिड के। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, है ना, दो दो मॉलिक्यूल किसके, पायरुविक एसिड, ATP, NADH2, वाटर, ये बन जाते हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इस प्रोसेस में बनते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ध्यान रखना कि दो मॉलिक्यूल NADH2 के और दो मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, दो मॉलिक्यूल। जब हमने बोला ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में रिलीज हो रहे हैं। तो एक्चुअली सिंपली अगर मैं बात करूं तो बस इसमें इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है। तो आप ये बोलोगे इसमें की जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में,
फिर नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको हम क्रैब साइकिल नाम देते हैं। अब आप देखिए कि जो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम जो बना था, आपको क्या पढ़ाया इससे पहले कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इस प्रोसेस में बने थे ग्लाइकोलिसिस के दौरान, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और जब ये कन्वर्जन होती है उस टाइम दो मॉलिक्यूल NaDH2 के और दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, आई रिपीट अगेन, दो मॉलिक्यूल NaDH2 के और दो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, ये जो है इस प्रोसेस में आपके रिलीज होते हैं, राइट। इतनी बात हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो मॉलिक्यूल्स बने थे, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम आपको क्या पढ़ाया था, एक एक चीज को रिलेट करना है कि पायरुविक एसिड फॉर्म्ड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स बने थे वो एंटर करेंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसका जो एसिटाइल पार्ट है वो एक, मतलब क्रैब साइकिल ना एक पूरा साइक्लिकल प्रोसेस चलता है, मतलब एक पूरा साइकिल में ये प्रोसेस चलता है। और जो एसिटाइल पार्ट है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, दैट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड थ्रू दिस, इस साइक्लिकल प्रोसेस के दौरान ये जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, क्या चीज, एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और तीसरा NaDH2 और FeDH2 ये आपके पास फॉर्म होते हैं। सो आई रिपीट अगेन, acetyl part of acetyl coenzyme A is completely oxidized through this cyclical process, and also molecules of carbon dioxide, water, NaDH2, FeDH2 ये बनते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रैब साइकिल में ये होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड H2O, ठीक है, NaDH2, FeDH2, ये इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। फिर तीसरा जो स्टेप इसमें आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अच्छा, एबव प्रोसेसेस में आपने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 और FeDH2 जो बनते थे, ये बात हमें क्लियर थी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल ऑफ FeDH2 और NaDH2 बनता था, जैसे क्रैब साइकिल में आपने पढ़ा। तो जो भी मॉलिक्यूल्स जो है वो बने थे NaDH2 FeDH2 के, फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेसेस, ठीक है, पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन। अब वही मॉलिक्यूल जो है ना वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी की वजह से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, इंपॉर्टेंट है, कितने मॉलिक्यूल एटीपी के, 3 मॉलिक्यूल एटीपी के, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हर एक NaDH2 से, ईच NaDH2 से कितने मॉलिक्यूल एटीपी के ऑब्टेन होंगे, 3 मॉलिक्यूल। तो 3 मॉलिक्यूल एटीपी के जो है वो बनते हैं फ्रॉम ईच NaDH2 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फ्रॉम ईच FeDH2 मॉलिक्यूल। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास। हर एक जो FeDH2 मॉलिक्यूल है वहां से 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हर एक NaDH2 से, ईच NaDH2 से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं फ्रॉम ईच NaDH2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं फ्रॉम ईच FeDH2 मॉलिक्यूल, राइट। अब हमें क्या ध्यान में रखना है इसमें, बिसाइड एटीपी, मतलब एटीपी के अलावा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इस रिएक्शन में जो है वो बनते हैं, ठीक है, एटीपी, ठीक है, बिसाइड्स एटीपी। देखिए इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको क्लियर हो गया कि इससे पहले ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा था कि NaDH2 बना था, चलो अच्छी बात है। फिर हमने देखा क्रैब साइकिल में भी NaDH2 बना था, ठीक है, और FeDH2 ड्राइव हुआ था, क्लियर। फिर हमने देखा कि वो जो मॉलिक्यूल जो है बने थे, मतलब NaDH2 और FeDH2 जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में बने थे, वो जो है क्या करेंगे, ठीक है, वही मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। इसी की वजह से ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड NaDH2 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ठीक है,
हर एक NADH2 से कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं एटीपी के? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। और उसी तरह से हर एक FeDH2 से कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं एटीपी के? 2 मॉलिक्यूल, है ना, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं फ्रॉम ईच FeDH2 मॉलिक्यूल, राइट। अब एटीपी बना, ये चीज तो हमें क्लियर हुई। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। सो बिसाइड्स एटीपी, वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, आपको पढ़ाया क्रैब साइकिल भी कहाँ पे होता था? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिसिस होता था हमारा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो क्या होता है, 10 से मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक। अगर आपसे कोई पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या इनकम्प्लीट, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि जो है क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। सो दस ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद एनर्जी। और क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो है प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही साथ एनर्जी। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में सीधी सी बात हुई, एक तो ग्लूकोज का जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, चलो ये बात हमें क्लियर। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है और वाटर है वो आपके पास उसके मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी। एनर्जी साथ ही साथ प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएडी की फुल फॉर्म क्या होती है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एफएडी क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है ना। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। फिर यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपके सामने दिया गया है, इसमें आप जो है वो देख सकते हो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड है वही ऑक्सीडाइज होता है ना, और एनर्जी रिलीज होती है। तो यानी कि अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी किसकी हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स की, है ना, प्रोटीन्स की, फैट्स की। तो इस तरह से ये होता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, जैसे आपको पढ़ाया, ठीक है। अब देखिए जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स जो है हमारे पास बने हुए होते हैं, लिपिड जो है वो बने हुए होते हैं हमारे पास फैटी एसिड्स के, लिपिड्स बने होते हैं फैटी एसिड के। और हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो इसमें भी जो है वो ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? अमीनो एसिड, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स हम किसको बोलते हैं? अमीनो एसिड्स को बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स हम किसको बोलते हैं? अमीनो एसिड्स को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या है इसमें आपका, ग्लाइकोलिसिस में आपको पढ़ाया पायरुविक एसिड बनता है ना। फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ एंटर करता है? क्रैब साइकिल में एंटर करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ एंटर करता है? क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें जरा अगर हम देखें तो ग्लूकोज का जैसे ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था, है ना, पायरुविक एसिड बना। फिर आपके पास जो है फर्मेंटेशन, ध्यान रखिएगा फर्मेंटेशन जो है ना वो एक एनएरोबिक प्रोसेस है। एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर एक्सट्रीम फटीग की कंडीशन होती है ना, जैसे जब हमें बहुत ज्यादा जैसे थकावट हो जाती है तो उस टाइम जो है हमारे मसल्स में क्या होता है? लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है ना। और अगेन ये किसमें होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है, अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि आपके पास जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म एनाएरोबिक, है ना, ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरूरत होती है किसकी, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ग्लाइकोलिसिस की बात करें, फर्मेंटेशन की बात करें, ये 2 स्टेप्स होते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के। ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर द 2 स्टेप्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसकी नहीं होती है। और साथ ही साथ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है अगर हम एरोबिक से कंपेयर करें। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोडक्शन है दैट इज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और पायरुविक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ था एरोबिक में, है ना, थ्रू ग्लाइकोलिसिस, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस। तो जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अदर ऑर्गेनिक एसिड्स में, जैसे कि अदर ऑर्गेनिक एसिड्स में, जैसे मान लो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, या अदर ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस में बना था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स या अल्कोहल में। और ध्यान रखना उस प्रोसेस के लिए ना कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसी को ही फर्मेंटेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कुछ एक हायर प्लांट्स में अगर मैं देखूं और एनिमल्स में देखूं, अगर हम कुछ एक हायर प्लांट्स और एनिमल्स में देखते हैं, सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एरोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं। सो सम हायर एनिमल्स, ठीक है, इसके अलावा हायर प्लांट्स और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, दे आल्सो परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज डिप्लेशन। देखिए, अगर हम हायर प्लांट्स में देखें, एनिमल्स में देखें, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में देखें, तो उनमें भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, जब सराउंडिंग में ऑक्सीजन कम है। जब सराउंडिंग में ऑक्सीजन कम है तो उस टाइम जो है जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो देखने को मिलती है इन ऑर्गेनिजम्स में भी इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आता है कि जो सीड्स हैं वो परफॉर्म करते हैं आपके, क्या परफॉर्म करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को। इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, एग्जाम्पल आता है कि जो सीड्स हैं वो परफॉर्म करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को। एट व्हाट टाइम जो सीड्स हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, ये तब कंडीशन होती है इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सिमिलरली अगर मसल सेल्स आल्सो परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके अलावा हमारे जो मसल सेल्स हैं, है ना, मसल सेल्स में भी ये चीज देखने को मिलती है। मसल सेल्स भी जो है हमारे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। कब, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। ठीक है, मतलब अब सॉइल अगर जर्मिनेशन के दौरान सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, है ना, तो उस टाइम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा आपके सीड्स में। ठीक है, इसके अलावा मसल सेल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, जब हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। सो अवर मसल सेल्स आल्सो परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी। एंड देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, और लैक्टिक एसिड जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है। लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होने की वजह से क्या होता है, जो टायर्डनेस, जो थकावट है वो देखने को मिलती है।
So due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates. ठीक है, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, वी फील टायर्ड, है ना, हमें थकावट जो है महसूस होती है। क्लियर। अब हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं आपके लीवर में। और जैसे हम जो भी खाना खाते हैं उसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। तो जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो आपके पास स्टोर्ड होते हैं इन लीवर एंड मसल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, आपके लीवर में और आपके मसल्स में। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्रोटीन्स सब जानते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लार्ज, मैक्रो मतलब लार्ज। अच्छा, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, सबको पता है प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। अमीनो एसिड्स ही मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। सो प्रोटीन्स बेसिकली मेरे पास क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड। जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जो है वो क्या होते हैं, मतलब एक बॉन्ड बनाते हैं, एक्चुअली बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन बन गया। चलो अच्छा, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। जो हमें एनिमल से प्रोटीन मिल रहा है उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन माना जाता है। सो वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, है ना। पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें इतनी एनर्जी मिलती है, लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। सो अमीनो एसिड जो है वो ऑब्टेन होते हैं आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्योंकि क्योंकि क्या हुआ, अब आप देखिए कि प्रोटीन्स जो है वो बने हैं किससे मिलके, अमीनो एसिड से मिलके बने हैं। तो जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो तब भी हमें क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड्स। सो दोज अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड। फिर क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड हैं ये आपका शरीर जो है वो एब्सॉर्ब करता है ना, बॉडी के अंदर वो एब्सॉर्ब होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन, है ना। और हर ऑर्गन तक वो पहुंचते हैं और सेल तक पहुंचते हैं, किसकी मदद से, ब्लड की मदद से। सो दीज अमीनो एसिड आर एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ये अमीनो एसिड एब्सॉर्ब हुए और हर ऑर्गन तक, हर सेल तक पहुंचे, किसकी मदद से, क्या चीज है आपके शरीर में ऐसी, ब्लड, ब्लड की हेल्प से, है ना। और क्या हुआ कि फ्रॉम दीज अमीनो एसिड organs cells produce various proteins necessary for themselves and the whole body. These examples, कुछ examples दिए गए हैं, देखिए जैसे स्किन है, जैसे ब्लड है। अच्छा, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। मतलब ये सारी प्रोटीन्स हैं एक्चुअली, अगर हम बात करें जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है एक्चुअली, है ना। अगर हम बात करें जैसे मसल्स हैं, तो मसल्स जो है वो क्या कंटेन करते हैं, मसल्स कंटेन करते हैं हमारे पास जो है, क्या कंटेन करते हैं मसल्स, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स को, ठीक है। मसल्स क्या कंटेन करते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स को। एक्टिन और मायोसिन जो है वो फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा स्किन, स्किन क्या कंटेन करती है, मिलानिन को, केराटिन को। मिलानिन कैरेटिन की बात करें तो ये भी पिगमेंट्स ही होते हैं एक तरह के, है ना। ये भी जो है वो एक तरह के पिगमेंट्स ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वेरियस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, वेरियस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। पेनक्रियास जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन को, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, और ट्रिप्सिन को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वेरियस प्रोटीन्स को। सो वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस enzymes. So here next thing that we are going to discuss, that is about what, something about the lipids. तो आपके पास lipids क्या होते हैं, so substances formed by a specific chemical bond between fatty acid and alcohol, these are called as lipids. So how our lipids are formed, they are simply formed between the fatty acids and alcohol. So lipids आपके पास क्या होते हैं, the substances formed by the specific
केमिकल बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड बनी, किसके बीच में केमिकल बॉन्ड बनी है? बिटवीन द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लिपिड्स कैसे बनते हैं। लिपिड बनते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल्स के बीच में जब केमिकल बॉन्ड बनती है, ठीक है। सो डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम्ड बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। क्या होता है कि अब आप सोचिए कि जब लिपिड का डाइजेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जिस चीज से वो बने हैं, किससे बने थे? फैटी एसिड और अल्कोहल से, है ना, उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो फैटी एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। फैटी एसिड जो है वो एब्सॉर्ब होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारी बॉडी में हर जगह। सो फ्रॉम दोस फैटी एसिड डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देमसेल्व्स। क्या होता है कि इन फैटी एसिड से जो डिफरेंट सेल्स हैं वो वेरियस सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब इन फैटी एसिड से क्या हो रहा है, जो डिफरेंट सेल्स हैं वो वेरियस सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं, नेसेसरी टू देमसेल्व्स। बेसिक सी बात ये हुई कि जब लिपिड्स का डाइजेशन हुआ, हम जो भी लिपिड्स कंज्यूम करते हैं तो लिपिड कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल में, ठीक है। तो फैटी एसिड जो है वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं, आर एब्सॉर्ब्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड्स ये इसेंशियल होते हैं, ये एक प्रकार के लिपिड्स हैं जो कि जरूरी होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स, ठीक है। ये कहाँ से बनते हैं? फॉस्फोलिपिड कहाँ से बनते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं, ये बनते हैं फैटी एसिड से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम नाम दे देते हैं सेल मेम्ब्रेन। बिसाइड फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। सो बिसाइड फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सोन्स ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल में देखें तो नर्व सेल में क्या होता है? आपका एक्सोन होता है ना। नर्व सेल में क्या होता है? एक्सोन होता है। तो अगर हम नर्व सेल की बात करें, ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम देखें तो नर्व सेल के डिफरेंट डिफरेंट, मतलब न्यूरॉन की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उसमें एक पार्ट होता है आपका एक्सोन। सो वी गेट नियरली 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स, है ना। हमें पर ग्राम ऑफ लिपिड से अगर हम देखें तो हमें कितनी एनर्जी जो है वो मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें मिलती है लगभग 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड से जो हमें मिलती है। और जो एक्सेस ऑफ लिपिड है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वो स्टोर हो जाता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में हमारी बॉडी के अंदर। दैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन अवर बॉडी। ठीक है, तो ये हमने इसमें बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो डिस्कस की हैं। थोड़ा सा हम आगे वाइटामिन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेन जो कंपोनेंट्स हैं, आपको पता है, हम जो डाइट, जो फूड हम ले रहे हैं उसके अंदर मेन है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर है प्रोटीन्स, उसके अंदर है फैट्स, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो एक बार मैं ये फ्लो चार्ट जो है आपके सामने शेयर कर रही हूँ 2 मिनट के लिए, है ना। ये फ्लो चार्ट आपको एक बार देखना है 2 मिनट के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या पिगमेंट्स हैं, है ना। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, है ना। और ये एक तरह के प्रोटीन्स है एक्चुअली। स्किन है, मिलानिन को कंटेन करता है, अच्छा, केराटिन को कंटेन करता है। केराटिन केराटिन जो है एक प्रोटीन है एक्चुअली। जैसे बोन्स हैं, ये कंटेन करते हैं ओस्टिन को। ओस्टिन की बात करें तो ये भी प्रोटीन है एक तरह का, ठीक है। मसल्स, एक्टिन और मायोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड वेरियस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। पैनक्रियास इंसुलिन और ट्रिप्सिन को। तो एक बार ये चार्ट आपको चेक करना है 1 मिनट में, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम चलिए आगे प्रोसीड करते हैं।
विटामिन्स के ऊपर। तो विटामिन्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड्स, ठीक है, ऑफ विच ईच इज इसेंशियल। विटामिन्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड्स ऑफ विच ईच इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। इसके अलावा हमारी बॉडी को कुछ अमाउंट में विटामिन्स की, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। सो विटामिन्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड ईच ऑफ विच इज एसेंशियल फॉर, और हर जो विटामिन है वो जरूरी है हमारे शरीर की किसी ना किसी प्रोसेस के लिए। तो आपके पास जो है वो मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और सी ये होती हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एंड के ये होती हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, we have seen that FeDH2 and NADH2 are produced in the processes like, हमने इससे पहले जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा था कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स जैसे कि FeDH2, NADH2 ये प्रोड्यूस होते हैं इन द प्रोसेसेस लाइक, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में, जैसे कि क्रैब्स साइकिल में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कुछ विटामिन की बात करें जैसे जिनका केमिकल नेम अगर हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं विटामिन B2, विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। सो विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2 एंड निकोटिनामाइड मतलब विटामिन B3। ठीक है, ये नेसेसरी होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, है ना। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन सी विटामिन का रोल? विटामिन B3। इसका ये भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि इनका केमिकल नेम क्या होता है, तो इनका नेम क्या होता है? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटिनामाइड, विटामिन B3 निकोटिनामाइड। ठीक है, सो देर इज अबाउट 65 to 70% वाटर इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में नियरली कितना परसेंट वाटर होता है? नियरली 65 से 70% वाटर होता है हमारी बॉडी में। सो ईच सेल कंटेन्स 70% वाटर वेट, है ना, मतलब इतना प्रोपोर्शन होता है नियरली। अगर हम अपनी बॉडी में देखें, बस हमें इतना ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड जो है वो क्या कंटेन करता है? प्लाज्मा कंटेन करता है। और ध्यान रखिएगा कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है वो नियरली 90% तो ओनली वाटर है। सो ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन 90% ऑफ द वाटर, 90% तो ये वाटर ही कंटेन करता है। ठीक है, फिर आता है फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देयर इज। देखिए, अगर हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए, हमारे बॉडी के लिए और हमारे सेल्स के लिए वाटर इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी जो है वो लिटिल भी लॉस होता है अगर पानी का हमारे शरीर से, तो जो फंक्शनिंग ऑफ सेल है अल्टीमेटली वो उसमें अफेक्ट होती है। तो वाटर जो है, आप क्या बोल सकते हो वाटर को कि ये आपका पास एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद ऑल अबव मेंशन्ड न्यूट्रिएंट, फाइबर्स, फाइबर्स भी जरूरी होते हैं, ये भी एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फाइबर्स। जैसे जो सैलेड्स हम लेते हैं, है ना, उसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। In fact, we cannot digest the fibers. However, they help in the digestion of other substances. हम फाइबर को डाइजेस्ट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये हेल्प करते हैं अदर सब्सटेंसेस के डाइजेशन के लिए। और साथ ही साथ जो इजेशन है, इजेशन मतलब कि जो रिमूवल है अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस का, उसके लिए ये सहायता करते हैं। कौन सहायता करता है उसके लिए? फाइबर्स, है ना। फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फ्रूट से और अनाज से, सीरियल से। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज सेल डिवीजन। ये भी एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन हम समझ चुके हैं, एरोबिक समझ चुके हैं, एनएरोबिक समझ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल किस तरह से डिवाइड करता है। तो ध्यान रखना, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस।
किसी भी प्रकार के सेल डिवीजन से पहले जो सेल है वो अपने क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है, डबल अप करता है। जो भी मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर है, उसको डबल करेगा। जैसे अगर क्रोमोसोम नंबर हम पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइटोसिस, तो माइटोसिस, सोमेटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स, दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है नंबर वन सोमेटिक सेल, नंबर टू स्टेम सेल्स। एक होते हैं सोमेटिक सेल, नंबर टू स्टेम सेल्स। ये डिवाइड करते हैं आपके माइटोसिस के द्वारा। और ध्यान रखिएगा माइटोसिस होता है हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है आ जाएंगे ऑफस्प्रिंग में, है ना। आगे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें भी क्रोमोसोम नंबर उतना ही होगा। इसी वजह से इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। और जो माइटोसिस होता है वो हमारा दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इट इज कंप्लीटेड थ्रू टू मेन स्टेप्स। ठीक है, दो स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कार्योकाइनेसिस, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। कार्यो वर्ड की बात अगर हम करें तो कार्यो वर्ड इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। कार्यो वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो कार्योकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस हुआ साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो माइटोसिस आपके पास कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ध्यान रखेंगे, दो स्टेप्स में। नंबर वन कार्योकाइनेसिस, नंबर टू साइटोकाइनेसिस। अच्छा, अब ध्यान रखना कि कार्योकाइनेसिस में आगे चलते हैं चार स्टेप्स। कितने स्टेप्स, चार स्टेप्स। क्या क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, देन टीलोफेज। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन सारी फेजेस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये हम अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं जरा। प्रोफेज में बात करें अगर हम, तो प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स, ठीक है। ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद फोर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स बताए गए हैं। तो एक्चुअली होगा क्या कि प्रोफेज में जो है वो क्या होता है, प्रोफेज में जो है वो होती है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस के कौन से फेज में होती है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप बोलोगे कि ये होते हैं हमारे पास किसमें, प्रोफेज में। अब क्रोमोसोम कंडेंसेशन क्या होता है तो आप साइड में लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस एक्चुअली क्या होगी ना, इसमें क्वाइलिंग होगी, एक्चुअली क्वाइलिंग, है ना। मतलब जो लॉन्ग, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि जो में वो क्वाइल्ड हो जाएंगे एक तरह से, उनमें क्वाइलिंग देखने को, कंडेंसेशन, ठीक है। इसकी वजह से वो शॉर्ट और थिक हो जाते हैं और वो ना वो अपीयर हो जाते हैं। किसके साथ वो अपीयर हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके साथ। अब आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हुए, मतलब आइडेंटिकल। जब मैं बोलूं सिस्टर क्रोमेटिड तो ये आपके पास एक तरह के आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल हुए जो कि बने फ्रॉम रेप्लिकेशन ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम। मतलब जब एक सिंगल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ, मतलब उसने ना अपनी और कॉपीज को प्रोड्यूस किया, इसका मतलब हुआ रेप्लिकेट होना, ठीक है। तो उस टाइम जो आपके पास आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे उन्हीं को क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। सो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करेंगे और ईच सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डायग्राम से ही पढ़ेंगे। मैं आपको एक डायग्राम, पहले मैं आपको व्हाट्सएप पे एक बार शेयर कर दूंगी डायग्राम, देन फिर हम उसको डायग्राम को डिस्कस करेंगे। अभी हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि होता क्या क्या है इस फेज में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या ध्यान में रखने हैं पॉइंट्स, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट कौन से फेज में, प्रोफेज में। अच्छा, ये क्रोमोसोम जो है वो शॉर्ट और थिक हमें दिखेंगे,
ठीक है, तो ये इसी फेज में, प्रोफेज में। सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा इसी फेज में। ईच सेंट्रियोल जो है वो मूव करेगा टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं इस फेज में। ये ध्यान में रखना है बस आपको मेन बात है। मेटाफेज में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ये ध्यान में रखना है। देखो कंडेंसेशन अगर क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कहां से होता है क्रोमोसोम्स का, तो वहां पे आंसर लगेगा प्रोफेज। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम की, मतलब पूरी तरह से कंडेंसेशन कौन से फेज में कंप्लीट हो जाती है, तो आंसर लगेगा आपका क्या, मेटाफेज। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना कौन से फेज में स्टार्ट होती है, तो प्रोफेज। अगर क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर कौन से फेज में हो जाती है, तो क्या आंसर लगेगा, मेटाफेज। कंप्लीटली डिसअपियर कौन से फेज में हो जाती है, मेटाफेज। ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली विजिबल जो है वो हमें हो जाते हैं अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड, कौन से फेज में, मेटाफेज में। ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, है ना, सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में मतलब पैरेलली। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आंसर लगेगा मेटाफेज। ठीक है, तो मेन मेन बात तो ये है कि इसमें मेटाफेज में क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताती हूँ। एनाफेज में, एनाफेज में से क्वेश्चन यहां से बनता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा फेज है जिसमें ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम रीच एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, तो एनाफेज। ठीक है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम रीच एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि टीलोफेज में क्या होता है। टीलोफेज में होते हैं ना प्रोफेज से जस्ट अपोजिट। अब आपने देखा था कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था प्रोफेज में, लेकिन न्यूक्लियोलस वापिस से अपीयर हो जाएगा हमारे टीलोफेज में, वापिस से अपीयर हो जाएगा टीलोफेज में, मतलब उससे जस्ट अपोजिट। प्रोफेज में डिसअपियर हो गया था, इसमें क्या हो जाएगा, वापिस से रीअपियर हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मियोसिस पढ़ेंगे। मैं आपको डायग्राम से ही एक एक चीज, जैसे ये डायग्राम्स हैं, है ना, ये डायग्राम्स आपके पास बुक्स में दिए गए हैं, बट ये आपके पास उतना क्लियरली डायग्राम्स नहीं है, तो आपको मैं एक डायग्राम जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी इसका कंप्लीट, माइटोसिस के मियोसिस से डायग्राम से ही हम समझेंगे। आज की क्लास में बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक सा बताया कि क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं, और आपको ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब हम डायग्राम से देखेंगे। राइट, तो नेक्स्ट क्लास में हम डायग्राम से देखेंगे, और अभी के लिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।